लव ने याद करते हुए कहा, हम लोग जब इंडिया आए थे तब याद है एयरपोर्ट पर मुझे जोर से टॉयलेट आया था और मैं वॉशरूम की तरफ भाग कर गया था। कुश और सारा ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर एग्री किया। लव ने आगे बताया, वहाँ पर वॉशरूम में मुझे ये अंकल मिले थे, पता है ये बहुत एरोगेंट है, इनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आए। सारा ने भी टोंट मारते हुए कहा, हाँ एटीट्यूड तो बहुत है इनमें, इसलिए तो इन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। तभी लव को कुछ याद आया और उसने सारा से कहा, सारा तुम्हें पता है इनकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। सारा ने अपनी बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, ये लकी है कि उनके पास मेरे जैसी आंखें हैं, इनकी आंखें होंगी मेरे जैसी, लेकिन मेरी फिर भी इनसे ज्यादा सुंदर है। तीनों ने शौर्य और नैना की तरफ देखा। कुश ने नैना को देखकर कहा, इनके बगल में कौन खड़ी है? लव ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, शायद उनकी बहन है, देखो ना कितना मेकअप करके रखा है, ऐसा लग रहा है 1 किलो पाउडर लगाकर आई है। हमारी मम्मा कभी भी मेकअप नहीं करती, फिर भी इस लड़की से बहुत ज्यादा सुंदर है, ये लड़की तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती। सारा ने अपना सिर पीटते हुए कहा, बेवकूफ, वो उनकी बहन नहीं है, वो उनकी होने वाली वाइफ है, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था और उसकी पिक्चर भी देखी थी। अभी जोया बच्चों को ढूंढती हुई वहाँ आई और तीनों को एक साथ देखकर राहत की सांस ली तो उनके पास आकर बोली, 2 मिनट के लिए मैं फोन अटेंड क्या करने गई और तुम लोग मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए। मैंने कहा था ना कि यहीं रहना, कहीं मत जाना, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चला कि मैंने तुम लोगों को खो दिया तो। लव ने जोया की तरफ देखकर कहा, हम कैसे खो सकते हैं, हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या, अब हम बड़े हो गए हैं। सारा ने जोया से कहा, हम लोग यहाँ मिस्टर ओबरॉय को देख रहे थे, वो देखो वहाँ पर है। सारा की बात सुनकर जोया भीड़ की तरफ देखने लगी जहाँ शौर्य और नैना खड़े थे। जोया पर्सनली तो उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन अलविना के जरिए वो उनके बारे में जान चुकी थी। जितनी नफरत अलविना को उन दोनों से थी उतनी ही जोया को भी थी। अलविना की जो हालत उन दोनों ने की थी, वो टॉर्चर जोया कभी नहीं भूल सकती थी। उन दोनों को देखकर जोया के एक्सप्रेशन बदल गए। वो बच्चों से बोली, चलो यहाँ से, यहाँ बहुत भीड़ है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो साइड में चलते हैं। जोया तीनों बच्चों को लेकर साइड में चली जाती है। वो पीछे देखकर अपने मन ही मन में सोचती हुई बोली, कितनी बेशरम लोग हैं, मेरी फ्रेंड की जिंदगी को बर्बाद करके कैसे हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इन लोगों को तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। आई विश कि बच्चों को कभी पता ना चले ये कमीना उनका बाप है। शौर्य इतने सारे लोगों में थोड़ा इरिटेट हो रहा था। एक तो उसे इतनी भीड़ में जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मिस्टर जडेजा लोगों की भीड़ को थोड़ा कम करते हुए शौर्य से बोले, आई एम सॉरी सर, ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए, आप प्लीज आइए ना मेरे साथ आइए, मैंने आपके आराम का पूरा इंतजाम कर दिया है। उसके बाद मिस्टर जडेजा शौर्य को लेकर एक अलग जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर शिवाई, नैना और शौर्य के गार्ड्स के अलावा और कोई भी नहीं था। मिस्टर जडेजा शौर्य से बोले, आई एम सॉरी सर, इन लोगों की वजह से आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि ये लोग आपको परेशान ना कर सके, लेकिन शौर्य ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हो जाता है। और उसके बाद शौर्य वहाँ पर एक बड़े से आलीशान सोफे पर बैठ जाता है। शौर्य अपना फोन निकालता है और कुछ इंपॉर्टेंट मेल चेक करने लगता है। तभी अचानक शौर्य को एक अजीब सा एहसास होता है। एक हवा का झोंका मानो उसके कान के पास से गुजर कर जाता है। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है और एक अजीब सी फीलिंग आती है। उधर लव कुश बहुत बोर हो रहे थे। तभी उन लोगों को खेलने के लिए वहाँ पर एक फुटबॉल मिल जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुश ने लव से कहा, लव ये देखो मुझे क्या मिला, फुटबॉल, चलो खेलते हैं। लव ने फुटबॉल को देखकर एक्साइटमेंट में कहा, वाह चलो कुछ तो मिला टाइम पास करने के लिए। दोनों बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। वो फुटबॉल के साथ गार्डन के खाली एरिया में खेलने लगते हैं। तभी एक खूबसूरत सी लड़की पार्टी में एंट्री करती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अलविना थी, जो पूरे तरीके से अपना गेटअप बदल के पार्टी में आ चुकी थी। अब वो कुछ ऐसे गेटअप में थी कि उसको पहचान पाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों में ब्राउन लेंस लगाकर बदल लिया था। शौर्य अचानक अपना सिर इधर उधर घुमाकर कुछ देखने की कोशिश करता है। शौर्य को अचानक इतना बेचैन देख नैना थोड़ा हैरान होकर बोली, क्या हुआ शौर्य, किसे ढूंढ रहे हो? शौर्य ने अपना सिर हिलाकर फिर से अपने फोन में देखने लगा। नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस मौके को यूज करना चाहती थी, इसलिए उसने शौर्य से कहा, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है ना, बहुत दिनों बाद कहीं बाहर सुकून के पल मिले हैं। ये कहते हुए नैना ने धीरे से अपना हाथ शौर्य की थाइस पर रख दिया। शौर्य जब ये महसूस करता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अचानक शौर्य के एक्सप्रेशंस में हुआ बदलाव देख नैना कांप जाती है। वो झटके से उसके थाइस से हटते हुए बोली, वो एक्चुअली यहाँ पर कुछ लग गया था। नैना शौर्य के साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन शौर्य कभी नजर उठाकर उसकी तरफ देखता भी नहीं था। तभी एक वेटर वहाँ पर आया और ऑर्डर लेते हुए पूछा, मैडम सर क्या आपको कुछ चाहिए? वेटर को देख नैना शौर्य की तरफ देखकर बोली, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं कुछ मंगाऊं तुम्हारे लिए? शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और एक साइड उठकर चला गया। वहाँ जाकर वो किसी को कॉल करने लगा। शौर्य का ऐसा रूड बिहेव देखकर नैना अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेती है, पर वेटर के सामने वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पाती। एक मुस्कान के साथ वेटर से नैना ने कहा, फिलहाल मेरे लिए सिर्फ एक ड्रिंक ला दो। वेटर हल्का सा अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। नैना देखती है कि शौर्य फोन पर बात करने में बिजी था। शौर्य उसे कभी भी भाव नहीं देता था। तभी नैना की मां मृणालिनी का उसे कॉल आता है। नैना छट से कॉल रिसीव करते हुए बोली, यस मॉम। मृणालिनी ने उसकी उदासी को जान लिया और बोली, क्या हुआ नैना, इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ सब ठीक ही है, बस शौर्य तो मुझे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। उसके लिए तो जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, मुझे कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। ये सुनते ही मृणालिनी ने नैना से कहा, तभी तो बोल रही हूँ, इससे पहले कि वो पूरी दुनिया के सामने तुमसे अपना पत्ता कट कर दे, फटाफट कोई जुगाड़ लगाओ और शौर्य को अपने साथ शादी के बंधन में बांध लो, ताकि वो चाह कर भी तुमसे अलग ना हो पाए। नैना ने अपनी मॉम की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मॉम कि शौर्य से शादी करने के मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन पहले वो शादी करने के लिए तैयार तो हो, तो फिक्र मत कीजिए। आज मैं किसी भी हाल में उसको सबके सामने ये कमिटमेंट देने पर मजबूर कर दूंगी कि वो मुझसे शादी करेगा और बहुत जल्द करेगा। मृणालिनी के चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कान आ जाती है। That's like my girl, मेरी बेटी हो तुम, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब संभालोगी। नैना ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक कीचड़ से भरी हुई एक फुटबॉल उससे जा टकराती है। नैना की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। नैना का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में चिल्ला उठी, What the hell? किसकी हिम्मत हुई ये करने की?
नैना के इस तरह चीखने से शौर्य का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो देखता है कि फुटबॉल पर लगा हुआ कीचड़ नैना की ड्रेस पर लग गया है। तभी सूट बूट में एक छोटा सा हैंडसम सा बच्चा जिसका नाम लव था वो वहाँ पर आया। नैना गुस्से में उबल रही थी। वो उस बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाई, क्या ये फुटबॉल तुम्हारी है? लव ने फुटबॉल को अपने पैर के नीचे रखते हुए कहा, हाँ मेरी। हाँ क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? लव की ऐसी हाजिर जवाबी और इतना कड़क अंदाज देख नैना को और तेज गुस्सा आ जाता है। वो तेज आवाज में बोली, यू, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी और ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। कौन हो तुम? तुम्हारी मॉम डैड कहाँ है? फटाफट बुला कर आओ उन्हें। वो उसी एटीट्यूड में जवाब देते हुए बोला, मेरे मॉम के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आकर आपको अटेंड करे, और वैसे गलती से लग गया इसलिए आई एम सॉरी। शौर्य जैसे ही वहाँ आता है तो वो लव को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। लव भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ शौर्य को देखने लगता है। शौर्य लव को देखते ही पहचान गया था। आखिर इतने प्यारे बच्चे को कोई कैसे भूल सकता है? नैना गुस्से में फिर से लव से बोली, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए क्या? तुम्हें तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। एक तो मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से उल्टा ही मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या ये सिखाया तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हें? इस पर लव ने भी पूरे कड़क अंदाज में जवाब दिया, और आपके मॉम डैड ने क्या सिखाया है? छोटे बच्चों पर चिल्लाना। मैंने कहा ना आई एम सॉरी, गलती से हो गया। नैना का गुस्सा हद पार कर जाता है। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, और अब मैं तुमको। नैना आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी शौर्य ने चुप रहने का इशारा किया। शौर्य का इशारा देखते ही नैना तुरंत चुप हो जाती है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा उबल रहा था। शौर्य और लव एक दूसरे को काफी कड़क नजरों से देख रहे थे। क्या शौर्य लव को मारेगा थप्पड़ और अलविना देगी उसका करारा जवाब? क्या होगा जब बाप बेटे भिड़ेंगे एक दूसरे से? क्या आज दोनों की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। लव की आंखों में गुस्सा और एक अलग सा एटीट्यूड था, जबकि शौर्य उसे देखकर हैरान था। वो चाहकर भी उस बच्चे के कड़क लुक को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल शौर्य जैसी थी, जैसे वो खुद बचपन में होता था। ये बच्चा उसका आईना सा लग रहा था, और यही वजह थी कि शौर्य बार बार उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी शौर्य ने लव से कहा, थोड़ा ध्यान से खेलो, यहाँ और भी लोग हैं। लव ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ ठीक है, समझ गया, और वो अपनी बॉल लेकर तेजी से भाग गया। नैना गुस्से से टमटमा रही थी। वो बोली, कि तुमने क्या किया? उसे जाने क्यों दिया? उसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। शौर्य ने कड़क आवाज में जवाब दिया, इतना ओवररिएक्ट मत करो, वो सिर्फ एक बच्चा है और ये बस एक ड्रेस, जस्ट रिलैक्स। नैना कुछ नहीं बोल पाई और गुस्से में अपनी ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। वहीं शौर्य की नजरें लव पर टिकी हुई थी, जो दूर भाग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ उसे इतना अजीब सा कनेक्शन क्यों महसूस हो रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल अलविना जैसी थी, लेकिन उसका एटीट्यूड शौर्य की तरह। ये नन्हा शैतान आखिर था कौन? अलविना का इंतजार करती हुई जोया एक जगह पर खड़ी हुई थी। ये अलवी कहाँ रह गई? तक आई क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया है उसे? जोया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अलविना के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जोया पलटकर पीछे देखती है तो एक खूबसूरत सी लड़की उसे देख रही थी, जो अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर बोली, जी कहिए। जोया की बात सुनकर उस लड़की की आईब्रोज भी तन जाती हैं। इट्स मी जोया। जोया जैसे ही उसके मुंह से ये सुनती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ओह माय गॉड, अलवी! उस औरत यानी अलविना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जोया अपना सर पकड़ लेती है। वो अलविना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ओह माय गॉड, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन! मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। अलविना ने खुश होते हुए जोया से कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। अलविना के चेहरे पर बहुत डिफरेंट मेकअप किया गया था। आंखों में लेंस भी चेंज हो चुके थे। यहाँ तक कि न्यू हेयर स्टाइल की मदद से उसके चेहरे की शेप को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अलविना है। कोई गलती से भी उसे पहचान नहीं सकता था। इस बात पर जोया ने अलविना से पूछा, तो ये सब कर रही थी तुम इतनी देर से अंदर? इस गेटअप को चेंज करने में किसने हेल्प की? अलविना ने उसे जवाब देते हुए कहा, मेरी एक फ्रेंड ने मदद की है। जोया बोली, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तुझे इसकी क्या जरूरत है? आखिर तू करना क्या चाहती है? अलविना ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ अभी जान लेगी क्या? टाइम आने दे, तुझे खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। तभी जोया ने चिढ़ते हुए कहा, ओह माय गॉड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं तू ये सब बकवास छोड़ और जल्दी से बता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। अलविना ने जोया की बात को पूरा करने से पहले ही पूछा। तभी लव और कुश वहाँ दौड़ते हुए आते हैं। लव कुश को इस तरह देखकर जोया और अलवी दोनों हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनके खूबसूरत से कपड़ों पर काफी मिट्टी लग गई थी। अलविना बच्चों से बोली, बच्चों ये सब क्या है? तुम क्या किसी मैदान में कुश्ती खेल कर आए हो? क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? दोनों बच्चे अपने सामने खड़ी इस औरत से, जिसे वो जानते नहीं थे कि उनकी माँ अलवी है, कंफ्यूजन में उसे देखने लगते हैं। अलवी और जोया समझ जाती हैं कि बच्चों ने उसे नहीं पहचाना। इससे पहले कि बच्चे अलविना को कुछ कहते, तभी जोया ने मोर्चा संभालते हुए कहा, अरे बच्चों, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? हम किसी की शादी में आए हैं ना, यहाँ किसी प्लेग्राउंड में थोड़ी ना। कुश ने जोया की तरफ देखकर बोला, वो हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे इसलिए थोड़े से गंदे हो गए हैं। लव ने भी पूछा, मामा कहाँ है? कितनी देर से वो दिखाई नहीं दे रही। जोया उनको बताने ही वाली थी कि उनके सामने जो औरत खड़ी है वही उसकी मम्मा है, पर इससे पहले ही अलविना बच्चों से अलग आवाज में बोली, वो एक्चुअली मैं तुम्हारी मम्मा की फ्रेंड हूँ। उनको किसी जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना पड़ा, पर डोंट वरी, वो तुम लोगों को पार्टी खत्म होते ही रिसीव करने आ जाएगी। दोनों बच्चे फिर से अजीब नजरों से अलवी की तरफ देखते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जोया से कुछ पूछ रहे हैं तो ये औरत बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रही है। जोया आसपास देखकर उन बच्चों से बोली, और सारा कहाँ है? लव कुश दोनों अपने कंधे ऊपर उठा के बोले, हमें नहीं पता। लव ने कहा, सारा को तो हमने काफी देर से नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर पहले वो पार्टी में ही थी। अलविना और जोया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जोया बच्चों से बोली, अच्छा चलो मैं तुम लोगों को ये सब साफ करने में मदद कर देती हूँ। जोया उन्हें ले जाती है। अलवी थोड़ी टेंशन में बड़बड़ाई, सारा कहाँ जा सकती है? मुझे ढूंढना होगा। उधर शौर्य अपने अंकल से फोन पर बात कर रहा था। हाँ मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहा हूँ। मिस्टर जडेजा ने काफी रिक्वेस्ट की, इसलिए मुझे उनकी बेटी की शादी में आना पड़ा। सामने से अभय ने शौर्य से कहा, अच्छी बात है, वैसे भी तुम अपने काम से कभी बाहर निकलते ही नहीं, थोड़ा घूमो फिरोगे तो तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर आएगा। शौर्य ने अपनी आवाज मोटी करते हुए कहा, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। शौर्य की बात सुन अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। देखो शौर्य, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए बेस्ट साइकियाट्रिस्ट अपॉइंट करने वाला हूँ और तुम्हें उससे अपना इलाज करवाना ही होगा। शौर्य ने इस बार अनोइंग आवाज में कहा, जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कैसा इलाज?
अभय ने थोड़ा अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें प्रॉब्लम है शौर्य, तुम मानो या ना मानो तुम्हें प्रॉब्लम है। ये मेरा फैसला है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक साइकियाट्रिस्ट बुक करूंगा। बस अब इस बारे में मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। शौर्य जानता था कि वो अपने अंकल से बहस नहीं कर सकता। आखिर बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही इसे संभाला है। अपने पिता का चेहरा तो उसकी यादों में ही रह गया। अब पिता की जगह पर अगर कोई है तो उसका अंकल अभय है, जिसकी जगह शौर्य की जिंदगी में एक पिता से कम नहीं थी। शौर्य एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑलराइट, आपको जो करना है कर लीजिए, पर ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं उस साइकियाट्रिस्ट को टाइम दे पाऊंगा या नहीं। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। अभय ने कहा, तुम्हारी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई काम नहीं है। अगर तुम उसे अटेंड नहीं करोगे तो मुझे पर्सनली वापस आना पड़ेगा, ताकि ये मेक श्योर कर सकूं कि तुम साइकियाट्रिस्ट को अटेंड कर रहे हो। शौर्य फाइनली हार मानते हुए बोला, ठीक है मैं कर लूंगा। फिलहाल ये बताइए वहाँ पर काम कैसा चल रहा है? अभय ने जवाब दिया, फिलहाल के लिए सब ठीक है, कल सुबह मैं पर्सनली साइट पर जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। शौर्य ने हल्का सा अपना सिर हिलाकर कहा, अभी अपना ख्याल रखिएगा। ये बोलकर शौर्य कॉल कट कर देता है। शौर्य जानता था कि उसके अंकल उसकी कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन इस साइकियाट्रिस्ट के नाम से वो परेशान हो चुका था। शौर्य अपने मुंह में सिगरेट डालकर सुलगाता है और एक धुएं के कश को अपने अंदर खींचता है, ताकि इसके कलेजे को थोड़ी ठंडक मिल सके। बीते 5 सालों में उसका शराब और सिगरेट का इंटेक काफी बढ़ गया था, क्योंकि अनीमिया की प्रॉब्लम होने की वजह से उसे नींद भी नहीं आती थी। सिर्फ नशा ही था जो उसे सुला सकता था, या फिर हमेशा की तरह नींद की गोलियां। शौर्य सारे लोगों से दूर खड़ा हुआ अकेला सिगरेट पी रहा था। तभी वो अपने दूसरे पॉकेट में हाथ डालता है तो उसके दूसरे पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकलता है। शौर्य गौर से ब्रेसलेट को देखता है। उस ब्रेसलेट को देखते हुए उसकी आंखों में अजीब से इमोशन छलकने लगते हैं। एक दर्द सा उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है। उसकी डार्क ग्रे आंखों में उदासी छा जाती है। 5 साल पहले हुई वो भयानक आग, वहाँ पर हुई भयानक तबाही, उसकी अलविना का हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले जाना, ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। अचानक उसे बड़ी घुटन सी होने लगती है, सीने पर छुरियां जैसे चलने लगती हैं। तो वो उस ब्रेसलेट को वापस अपनी जेब में डाल लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अब कुछ भी करके वो अलविना को वापस नहीं ला सकता। उसे अफसोस था, काश 5 साल पहले चीजें ऐसी नहीं हुई होती। काश उसने कुछ डिसीजन ना लिए होते। काश वो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कर पाता और चीजों को थोड़ा बदल पाता। काश वो अपने ईगो, अपनी नफरत, अपने बदले के जज्बातों को उसके और अलविना के रिश्ते के बीच न आने देता। अब लाख प्रयास करने के बाद भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती जो उसने अपनी ही बेवकूफी की वजह से कर दी थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उसकी अलविना का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का नुकसान था। अपने ख्यालों में खोया हुआ शौर्य सिगरेट का एक कश लगाए जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या आपको ये पढ़ाया नहीं गया? शौर्य आवाज सुनकर दंग रह जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो शौर्य को इतनी बड़ी बात बोल दे। शौर्य जैसे ही पलटने को होता है तभी उस शख्स की आवाज फिर से आई, क्या आपको किसी ने मैनेज नहीं सिखाया कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है? शौर्य जब पलट कर देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसकी आंखें उस शख्स पर जम जाती है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने शौर्य को नसीहत देने की हिम्मत की? क्या वो अलविना थी? अगर हाँ तो क्या होगा जब शौर्य उसे पहचान लेगा? आखिर अलविना शौर्य के सामने आके क्या साबित करना चाहती थी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। शौर्य अचानक एक मीठी सी आवाज सुनकर पलटा। उसके सामने लगभग 5 साल की एक नन्ही सी बच्ची खड़ी थी, जो उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। उसकी मासूमियत और चमकती आंखें देखकर शौर्य स्टन रह जाता है। वो आंखें उसकी अपनी आंखों की तरह थी, गहरी, डार्क ग्रे और एक अजीब सी चमक से भरी। अगर कोई उन्हें एक साथ देखता तो यकीनन यही सोचता कि ये बाप बेटी का रिश्ता है। शौर्य इस बार सारा को कुछ सेकंड के लिए बस हैरानी से देखता ही रह जाता है। उसके दिल में अजीब सी हलचल होती है। वो खुद से बड़बड़ाया, कमाल है, कुछ देर पहले जो छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था उसे देखकर भी मुझे ये सेम फीलिंग आई थी, और अब इसके साथ भी ठीक वैसा ही फील हो रहा है। शौर्य समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया है। ऐसे ऐसे बच्चे उसके सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर उसे बड़ा अपनापन सा लग रहा है, बड़ी अपनी सी फीलिंग आ रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे इन बच्चों से उसका कोई तो रिश्ता है, लेकिन जहाँ तक उसे याद है उसने इन बच्चों को पहले कभी नहीं देखा, तो रिश्ता कैसे हो सकता है? सारा ने शौर्य के हाथ में जलती हुई सिगरेट देखी और थोड़ी सख्त आवाज में उसकी ओर मुड़कर बोली, हमारी टीचर्स ने हमें सिखाया है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है। क्या आपको नहीं पढ़ाया गया? आप तो इतने बड़े, इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड लगते हैं, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन भी हैं। फिर क्या आपने इतनी समझ नहीं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? ये हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती हैं। शौर्य उसकी बात सुनकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लेता है। इस छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी इंप्रेसिव बातें सुनकर वो काफी अफेक्टेड हुआ। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी लग रही थी। शौर्य मुस्कुराकर बोला, क्या तुम मुझे जानती हो? सारा तुरंत बोली, बिल्कुल, आपको कौन नहीं जानता? आप मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक। आपको कितने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और इस साल भी बेस्ट बिजनेसमैन का खिताब मिला है। आपके बारे में तो हमेशा अखबारों में आर्टिकल छपते रहते हैं। मैंने इंटरनेट पर आपके बारे में सर्च किया था। शौर्य उसकी बातें सुनकर और भी इंप्रेस हो गया, लेकिन सारा अभी भी नाराज थी और उसे ये बताना भी था कि क्यों शौर्य ने इंस्टाग्राम पर उसकी भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। अचानक सारा ने सीधा सवाल पूछा, आपके साथ जो वो लड़की थी क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? शौर्य के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। वो झिझकते हुए बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो। सारा ने गंभीरता से कहा, अच्छा तो मतलब आप उससे प्यार नहीं करते? शौर्य चौंक कर उसकी ओर देखने लगा, ये तुम कैसे कह सकती हो? सारा ने समझाया, बहुत आसान है। उनके बारे में सुनकर आपके चेहरे पर खुशी नहीं आई बल्कि आप इरिटेट हो गए, तो ये साफ है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते। और सुनिए, सारा अपनी आवाज धीमी करके बोली, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, वो लड़की मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। आपके साथ उसकी जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शौर्य ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। 5 साल की इस बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वो हैरान था। उसने पूछा, क्यों, उसमें ऐसी क्या खराबी है? सारा ने नाक से कोड़ते हुए कहा, बस वैसे नहीं, उसका ऑरा बहुत नेगेटिव लगता है, वो आपके टाइप की लड़की नहीं लगती। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ी और फुसफुसाते हुए बोली, सच सच बताइए, क्या उसने आपको शादी के लिए ब्लैकमेल किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास आपकी कोई गंदी वीडियो है? ये कहकर वो खुद ही हैरान होने का नाटक करने लगी। शौर्य सुनकर स्टन रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची की बात पर हंसे या गुस्सा हो। वो गंभीर होकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास मत करो। इतना कहकर वो फिर से सिगरेट पीने लगा। सारा ने सीरियस होते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बता सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे दुनिया में शायद ही कोई पसंद आता है, लेकिन आपका ऑरा अलग है। आपने मुझे इंप्रेस किया, इसलिए मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो कि मैं किसी को नहीं भेजती। हालांकि आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सच बता रही हूँ। शौर्य ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। सारा आगे बोली,
और हाँ, ये बात 100% सच है कि वो लड़की आपके लायक नहीं है। आपको कोई और ढूंढनी चाहिए, कोई खूबसूरत सॉफ्ट हार्टेड लड़की। शौर्य ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। अच्छा, तो फिर बताओ मेरे लिए कैसी लड़की सही रहेगी? तुम्हारा टेस्ट मुझे काफी पसंद आ रहा है, तुम ही सुझाओ कि मैं कैसी लड़की ढूंढूं। सारा ने गर्व से कंधे ऊपर उठाते हुए जवाब दिया। बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी। वो बहुत खूबसूरत है, सॉफ्ट हार्टेड है और दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट भी है। वो एक बड़ी डॉक्टर है। सारा की बात सुनकर अनजाने ही शौर्य के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एक मुस्कान जो अलविना के जाने के बाद से कभी उसके चेहरे पर नहीं आई थी। आज पहली बार इस नन्ही सी बच्ची की शरारती बातों ने उसके दिल को छू लिया था। शौर्य ने सिगरेट को जमीन पर गिराकर अपने पैर से कुचला और सारा की ओर मुड़कर बोला, पार्टी में इतनी भीड़ है, तुम्हें अपनी मम्मा से दूर अकेले नहीं घूमना चाहिए। सारा ने नाक ऊंची करते हुए जवाब दिया। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे अभी कुछ देर पहले कुछ लोग तो मुझे ऐसे घूरे थे जैसे अभी उठाकर ले जाएंगे। शौर्य ने फिर से अपनी भौं चढ़ाई। इस बच्चे का कॉन्फिडेंस और खुद की तारीफ करने का अंदाज उसे हैरान कर रहा था। वो सोच रहा था ये लड़की अपनी उम्र से कहीं आगे है, पर कहीं ना कहीं सारा के प्रति उसके मन में एक अजीब सा लगाव भी पनप रहा था। उसकी बातें सुनने का मन कर रहा था। तभी अचानक शौर्य का फोन बज उठा। उसने देखा एक जरूरी कॉल थी। उसने सारा से कहा, अपनी मम्मा के पास चले जाओ, ऐसे मत घूमो, तुम अभी छोटी सी बच्ची हो, समझी? ये कहकर वो फोन उठाता हुआ वहां से चला गया। सारा ने मुंह फुलाकर शौर्य को जाते हुए देखा। वो धीमे से बोली, जितना हैंडसम है उतना ही खूबसूरत थी। सारा वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर घास पर एक चमकती हुई चीज पर गई। नीचे घास पर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, शायद शौर्य का गिरा हुआ था। सारा ने उसे उठाया। ब्रेसलेट थोड़ा टूटा हुआ था पर बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने शौर्य के जाने के रास्ते की ओर देखा पर वो अब वहां नहीं था। सारा ने ब्रेसलेट को हाथ में लिया और बोली, ये किसका है? कहीं ये शौर्य का तो नहीं? पर ये तो किसी लड़की का लगता है, उसकी गर्लफ्रेंड का तो नहीं? क्या करूँ इसका? ठीक है, इसे अपने पास रख लेती हूँ। सारा ने ब्रेसलेट को अपनी छोटी सी पर्स में रख लिया। तभी अचानक अलविना वहां धमकी। वो सारा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुकी थी। सारा को वहां खड़ा देखते ही उसकी सांसों में सांसें आई। वो कुछ भी सहन कर सकती थी लेकिन अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अलवी तेजी से सारा के पास आई और घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और टेंस होती हुई बोली, बेबी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। टेंशन में अलविना भूल गई थी कि वो सारा के सामने अपने असली रूप में नहीं थी। उसका डिस्गाइज अभी भी बरकरार था। सारा उसे घूरते हुए बोली, आप कौन हो और आप मेरी मम्मा की तरह क्यों बात कर रही हो? अलविना को एहसास हुआ कि सारा उसे पहचान नहीं पा रही। वो तुरंत खड़ी हुई और अपना गला साफ करके बोली, मैं तुम्हारी मम्मा की फ्रेंड हूँ, जोया आंटी के साथ थी। वो तुम्हें ढूंढ रही हैं। बच्चों ऐसे कभी अलग नहीं होते, यहाँ इतने लोग हैं, तुम गुम हो सकती हो। सारा ने सिर हिलाया। हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ। जोया आंटी कहाँ है? मुझे फिर से भूख लगी है। उसने मासूमियत से पेट पर हाथ रख लिया। अलविना ने उसका हाथ पकड़ा। चलो मैं तुम्हें जोया आंटी के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हें खिला देंगी। ये बोलकर अलविना वहाँ से सारा को लेकर चली जाती है। जब अलविना सारा को लेकर वहाँ पहुंची तो जोया लव और कुश के साथ खड़ी थी। सारा को देखकर जोया ने राहत की सांस ली। अलवी ने कहा, तुम बच्चों को आइसक्रीम खिला दो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी आती हूँ। जोया ने सिर हिलाया और अलविना चली गई। जोया बच्चों को लेकर फूड काउंटर की ओर बढ़ी। वहीं शौर्य फोन पर बात करते हुए बंगले के अंदर चला गया। बाहर का शोर और नेटवर्क की खराबी से वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। शौर्य फोन पर बात कर रहा था। जी चिंता ना करें, हम जल्द ही इस पर मीटिंग करेंगे। फिलहाल मैं एक शादी में हूँ इसलिए। तभी अचानक सारी लाइट्स चली गई। अंधेरे में शौर्य स्टन रह गया। उसी पल अलविना बंगले में दाखिल हुई। लाइट क्यों चली गई? मुझे रूम तक जाना है। अंधेरे में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अलविना को एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, वही खास खुशबू जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर देती थी। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। शौर्य भी जमकर रह गया। ये खुशबू, ये तो उसकी अलवी की खुशबू थी। वो सांसें रोककर खड़ा रहा, हर सेकंड उस खुशबू को अपने अंदर समेटता हुआ। जैसे ही अलविना उसके पास से गुजरी, शौर्य का हाथ अनायास ही उसकी बाह पर पड़ गया। फिर एक झटके से उसने उसे खींच लिया। अलविना चौंक गई। अब वो इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। शौर्य मन ही मन में बोला, ये खुशबू, मेरी अलवी की खुशबू, पर ये कैसे पॉसिबल है? शौर्य ने धीरे से हाथ उठाया और अलवी के चेहरे को छूने लगा, जैसे अंधेरे में उसे देखने की कोशिश कर रहा हो। अलविना के रोंगटे खड़े हो गए। इधर अलविना के मन में सवाल चल रहे थे, नहीं अभी नहीं, हमारे मिलने का समय नहीं आया है। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो अब क्या करेगी अलविना? क्या शौर्य उसे पहचान लेगा? क्या होगा जब अलविना को 5 सालों के बाद अपने सामने देखेगा शौर्य? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अलविना ने घबराते हुए कहा, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं, इतने अंधेरे में ये मुझे देख भी नहीं सकता। शौर्य को समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो इस खुशबू को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये खुशबू उसकी फेवरेट खुशबू है। ये उसकी अलविना की खुशबू है। भला वो इस खुशबू को कैसे भूल सकता है? अंधेरे में भले ही दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। एक दूसरे की बदन की खुशबू को, उनके परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर पा रहे थे और शायद पहचान भी चुके थे। शौर्य अलविना की खुशबू को अपने अंदर इनहेल करते हुए अपने मन में बोला, ये खुशबू, ये वही खुशबू है। ये खुशबू मेरी अलविना की है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ये आखिर? कौन है ये? आखिर कौन है जो बिल्कुल मेरी अलविना जैसी है? अलविना भी अपने मन ही मन में घबराती हुई सी सोचते हुए बोली, कहीं ये नहीं, ये वो नहीं हो सकता। अभी वक्त नहीं आया हमारे आमने सामने आने का। हम एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। नहीं, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा। शौर्य इस खुशबू में मदहोश था और हैरान भी। वो अपना हाथ उठाता है और फिर से अलविना के चेहरे पर अपनी हाथों को फेरने लगता है, जैसे अंधेरे में उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। अलविना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फिर से बुदबुदाई, हे भगवान मुझे बचा लो, बहुत अंधेरा है, शायद ये मुझे देख ही नहीं सकता। अलविना एक गहरी सांस लेती है। शौर्य की उंगलियां अलविना के चेहरे को महसूस करती हैं। सब कुछ काफी जाना पहचाना था। नुकीले नैन नक्श महसूस हो रहे थे, परफेक्ट शेप के होठ महसूस हो रहे थे, पर ये सिर्फ वो अंधेरे में छूकर महसूस कर पा रहा था। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था जो कि उसकी अलविना यूज नहीं करती थी। कि तभी अचानक अलविना ने उसे पीछे धकेला। शौर्य एकदम से अपनी बॉडी को संभाल लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है और तभी लाइट आ जाती है और शौर्य शॉक्ड हो जाता है। शौर्य अपने चारों तरफ देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो एकदम से हैरान और बेचैन सा हो जाता है। उसकी धड़कनें और सांसें भी थोड़ी तेज हो जाती हैं। फटाफट वो चारों तरफ घूम घूम कर देखता है, पर इस वक्त हॉल में सिवाय उसके और कोई भी मौजूद नहीं था। शौर्य घबराते हुए बोला, वो कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी ना,
मैंने छुआ था, वो भी अपने इन हाथों से। उसकी खुशबू को मैं अभी तक फील कर पा रहा हूँ। आखिर वो गई कहाँ? शौर्य काफी परेशान हो चुका था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये उसके मन का वहम नहीं। शौर्य का दिल जैसे टूटने लगता है, उसे सीने में एक दर्द महसूस होने लगता है। वहीं कहीं दूर छत की तरफ एक बड़े से पिलर के पीछे खड़ी हुई अलविना अपनी तेज सांसों को और अपनी तेज धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई थी। वो पीछे छुपकर खड़ी हुई थी ताकि गलती से भी शौर्य उसे देख ना ले। बड़ी मुश्किल से वो शौर्य के सामने से भागी थी। वो खुद से बोली, थैंक गॉड कि मैं उस शौर्य की नजरों से बचने में कामयाब रही। मुझे डर था कि कहीं शौर्य मुझे पहचान ना ले। सच कहूं तो इस वक्त मैं शौर्य का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थी। अलविना धीरे से पिलर के पीछे से अपना सिर बाहर निकालकर नीचे देखती है। शौर्य बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। शौर्य की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो उसे ढूंढ रहा हो। अलविना के एक्सप्रेशंस बहुत डार्क हो जाते हैं। वो बोली, हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे शौर्य सिंह ओबरॉय। मैं वादा करती हूँ, मैं यहाँ आई ही तुम्हारे लिए हूँ। और अब जब तक तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होगे। जो दर्द तुमने और नैना ने मिलकर मुझे दिए थे, सूद समीत के साथ तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ। तभी मिस्टर जडेजा भागते हुए अंदर आते हैं। मिस्टर ओबरॉय, क्या आप ठीक है? मैंने देखा आप अंदर आए थे, अचानक ही लाइट चली गई। वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आप ठीक है ना? शौर्य अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करता है और फिर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एक इंपॉर्टेंट कॉल था तो मैं जरा अकेले में बात करने चला आया था। मिस्टर जडेजा ने कहा, ओके चलिए, पार्टी में सब लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं। रिपोर्टर्स भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही उन लोगों को। शौर्य ने मिस्टर जडेजा को बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। जाते जाते शौर्य एक बार फिर से पीछे पूरे हॉल में नजर मारता है। वो ऊपर की तरफ भी देखता है, पर इससे पहले कि उसकी नजर अलविना के ऊपर पड़ती, वो फटाफट पिलर के पीछे छुप जाती है और शौर्य उसे नहीं देख पाता। उसका मन अब भी बेचैन था और उसकी नजरें अलविना की तलाश कर रही थी। शौर्य के जाते ही अलविना पिलर के पीछे से बाहर आती है। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, बदले की आग बहुत साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो कमरे की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसे जाना था, जहाँ कुछ दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। अलविना वहां पर पहुंचती है तो अंदर राघव, अस्मिता और कावेरी उसका ही इंतजार कर रहे थे। अलविना अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसे देखकर सब लोग थोड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। राघव ने कहा, क्या हुआ अलवी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया? राघव की बात का जवाब देते हुए अलविना ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस लाइट चली गई थी और मैं गलती से मिस्टर ओबरॉय से टकरा गई। अलविना ये कहती हुई वहां पर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। अलविना की बात सुनकर तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अस्मिता ने पूछा, कहीं उसने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? अलविना ने पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया और फिर एक लंबी सांस लेने के बाद बोली, तुम्हें क्या लगता है अलवी इतनी आसानी से सब गड़बड़ कर देगी? तो वो तो शुक्र है कि उस वक्त लाइट कट गई। वैसे भी हमारा आमने सामने आने का भी वक्त नहीं आया, क्योंकि जब मैं उसके सामने आऊंगी उस दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अलविना की बात सुनकर सबके चेहरों पर सस्पिशियसली मुस्कान आ जाती है। कुछ देर के बाद शौर्य सभी रिपोर्टर्स के आमने सामने आता है। अलविना भी अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें करने के बाद वापस पार्टी में आ जाती है। अलविना अपने इस नए गेटअप का खूब मजा ले रही थी, जिसमें जोया के अलावा कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। नैना काफी खुश लग रही थी और काफी चहक भी रही थी। जोया अलविना के पास आकर उससे बोली, कहाँ रह गई थी तुम? बच्चे कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने कितने बहाने बनाए पता है? अलविना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, अरे तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं सब कैसे मैनेज करती। उसके बाद अलविना की नजर नैना और शौर्य पर पड़ती है, जो रिपोर्टर्स की भीड़ में सिक्योरिटी गार्ड्स की सिक्योरिटी में खड़े हुए थे। जिस तरह से नैना शौर्य के करीब खड़ी थी, रिपोर्टर्स उनकी फोटो ले रहे थे। अलविना के एक्सप्रेशंस उन दोनों को ही देखकर खराब हो जाते हैं। अलविना खुद से बड़बड़ाई, आखिर कैसे कोई इतना बेशर्म हो सकता है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं, पर मैं ये वादा करती हूँ कि ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। जोया भी उनकी तरफ देखते हुए अलविना से बोली, ये नैना कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रही, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस बात पर अलविना ने हल्का और तिरछा सा मुस्कुराते हुए कहा, जाने दो, उछलने दो, जब गिरेगी तो ऐसा गिरेगी कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रखेगी। वैसे भी दिया बुझने से पहले सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ये नजारा देखकर अलविना को वो लम्हा याद आता है जब अपने बर्थडे वाले दिन वो कितना खुश होकर शौर्य के बंगले पर गई थी, जब शौर्य उसकी और अपनी रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करने वाला था और सबके सामने ऑफिशियली उसे प्रपोज करने वाला था, जबकि उसने बिल्कुल उसका उल्टा किया। उसने उसको प्रपोज करने की जगह नैना को प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसे मारने के लिए उसने गुंडों को भी भेजा था। अलविना यकीन नहीं कर पा रही थी कि किस कदर बेवकूफ थी वो इस इंसान के प्यार में, इस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था और कैसे एक झटके में ही उस इंसान ने अलविना से उसका सब कुछ छीन लिया था। अलविना को अगर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से थी तो वो इन्हीं दोनों इंसानों से थी। उसका बस चलता तो अभी जाकर इन दोनों का गला अपने हाथों से काट देती, पर वो जानती थी कि इस काम के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना है। अलविना तिरछी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी को अंधों की तरह प्यार करें और वो इंसान आपको ये एहसास दिला दे कि आप वाकई में अंधे हैं। बस कुछ टाइम और, फिर तुम्हें मैं जल्द ही अपनी गलती का एहसास कर पाऊंगी। जोया ने ये सुनते के साथ कहा, अलवी आखिर तुम ऐसा क्या करने वाली हो? जोया की बात सुनते ही अलविना उसके करीब आई और उसके कानों में जैसे ही कुछ कहना शुरू किया, जोया की आंखें आश्चर्य से फैलने लगी। वो अगले ही पल कांपती हुई आवाज में बोली, क्या सच में तुम ऐसा करोगी? लेकिन फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। अलविना गंभीर होती हुई बोली, नहीं नहीं जोया, अब नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मेरी बस एक ही इच्छा है, शौर्य की तबाही। ये कहते हुए अलविना किसी शैतान की तरह हंस पड़ी। आखिर क्या करने वाली थी अलविना? ऐसा क्या कहा उसने जिसे सुनकर जोया के उड़े होश? क्या आप शौर्य की शामत आने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। Like, comment, subscribe for more episodes.